रासायनिक अभिक्रिया के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोग जान चुके थे रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिसको दो भागों में बांटा गया है। एक रासायनिक परिवर्तन जिसको रासायनिक क्रिया कहते हैं और दूसरा भौतिक परिवर्तन जिसको भौतिक क्रिया कहते हैं। नहीं, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक क्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो रासायनिक परिवर्तन कौन कौन सा है और भौतिक परिवर्तन कौन कौन सा है, पिछले बार फिर एक बार बताए थे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर हम लोग जानेंगे ना, तो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कागज़ का फाड़ना और कागज़ का जलना, ये दो परिवर्तन है। कागज़ का फाड़ना एक भौतिक परिवर्तन है और कागज़ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन क्यों है और वो भौतिक परिवर्तन क्यों है? असल में कागज़ के फाड़ने से उसके भौतिक गुण, भौतिक स्वरूप बदलता है, उसका आकृति बदलता है, लेकिन उसका जो गुण है वो रासायनिक गुण जो है वो नहीं बदलता है। जबकि कागज़ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन इसलिए है कि इसके स्वरूप के साथ साथ इसके रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। कागज़ असल कार्बन का एक रूप है। जितने भी कागज़ है वो कार्बन है और कार्बन को अगर टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं तो वो कार्बन ही रहता है और दूसरा कुछ नहीं बनता है। जबकि अगर जला देते हैं इसको, तो हम लोग जलाते हैं तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन एक गैस, ऐसा गैस है कि ये आग को जलाने में मदद करता है। ये जलता नहीं है बल्कि आग को जलाने में ये मदद करता है। तो इसको कार्बन को जब हम जलाते हैं तो बन जाता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो गुण है वो गैसीय अवस्था का गुण है। और यहाँ कार्बन जब हम लिए थे तब ठोस लिए थे, फिर ठोस और इसमें दोनों में अंतर है। ठीक है, इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है और ये सिर्फ कार्बन है। तो इस प्रकार ये जो परिवर्तन हुआ वो एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम इसका डेफिनेशन अभी लिखेंगे, तुम लोग को लिख के देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसके रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से और गुण हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग समझ लें कि रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक परिवर्तन, कागज़ का फाड़ना और कागज़ का जलना, ये दो एग्जाम्पल दिए ना। उसी प्रकार हमारे दैनिक जीवन में अनेक और एग्जाम्पल्स हैं जो नित्य ये परिवर्तन होते रहता है, जो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का रूप लेता है। घर में ही हम लोग लकड़ी जलाते हैं यानी कार्बन को जलाते हैं खाना पकाने के लिए। नहीं तो क्या जो लकड़ी जलता है तो वो लकड़ी ही रहता है क्या? वो तो राख बन जाता है और धुआं निकल जाता है और साथ में उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है कि नहीं? तो इसमें साथ में ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है। कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊष्मा उत्सर्जित होता है और वैक्स के रूप में, राख के रूप में उसका अवशेष प्राप्त होता है। फिर उसका कोई गुण नहीं रह जाता, वो एक उदासीन प्रकार के पदार्थ बन जाते हैं। नहीं, वो किसी भी अन्य चीज़ों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। फिर उसको कहो कि आग की उपस्थिति में जलाएंगे ना तो नहीं जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो नहीं जलेगा। लेकिन अक्सर हम लोग देखे हैं कि जब लकड़ी को जलाते हैं तो कुछ ऐसे अवस्था आता है जो पूरी तरह से लकड़ी को हम लोग नहीं जलाते हैं, उसका हम लोग अवशेष, जिसको चारकोल बोलते हैं, लकड़ी का जो कोयला होता है ना, चारकोल उसको बोलते हैं, उसको रख लेते हैं। वो ना पूरा जला और ना ही वो नहीं जला,
जला लेकिन आधे जला, फिर उसको हम लोग बुझा देते हैं, फिर वो क्या बन जाता है, कोयला बन जाता है नहीं, और फिर उसको हम लोग सुखा करके थोड़े दिन के बाद जलाते हैं, तो क्या होता है कि उसका भी आग बन जाता है, बाद में वो भी राख बन गया। तो इस प्रकार ये सारे जो परिवर्तन देख रहे हैं ना, हम लोग रासायनिक परिवर्तन देख रहे हैं, और ये रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, खाना पकना हो गया रासायनिक परिवर्तन, पेड़ काटना, रबड़ खींचना, रबड़ को खींच करके लंबा कर दिए, ठीक है, वो अवस्था तो उसका परिवर्तन हो गया, लेकिन उसका रासायनिक गुण नहीं बदला। लेकिन अगर उसी को जला देंगे तो वो हो गया रासायनिक गुण, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक गुण बदल गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया वो। ठीक है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के उपस्थिति में अगर जलाएंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो परिवर्तन हम लोग देखेंगे वो रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, ये एक चीज हम एक एग्जाम्पल दिए थे 7 क्लास में कि मोमबत्ती का जलना, नहीं, मोमबत्ती का जलना हम लोग उसको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों में रखे थे। ठीक है, क्योंकि मोमबत्ती जब जलता है तो उसका कुछ ऐसा भाग है जो वाष्प बन करके उड़ जाता है, और कुछ ऐसा है जो लिक्विड में बदल जाता है, और लिक्विड में फिर बदल करके वह जमीन पर आ जाता है, और फिर वहाँ पर क्या होता है, जम जाता है। ठीक है, फ्रीजिंग हो जाता है, और फिर वो ठोस अवस्था को ले लेता है। फिर उसको हम अगर जलाएंगे ना किसी तरह से, तो फिर उसका कुछ ऐसा चीज़ है जो वाष्प बन करके उड़ जाता है, उसका अवशेष बनता है। तो इसमें मोमबत्ती का जलना जो है ना, वो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों का एग्जाम्पल दिया है। लेकिन भोजन का पाचन, जो हम लोग भोजन करते हैं, वो भोजन का पाचन जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण यह रासायनिक परिवर्तन है, नहीं, भौतिक परिवर्तन इसको नहीं कहेंगे हम। तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं वो तुम लोग लिखो तो जरा सा क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया, नहीं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन फिर भी तुमको परिभाषा के रूप में बता दिए कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम तुमको बता दें कि हाइड्रोजन को क्लोरीन से अगर अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। कहता है कि जब कोई पदार्थ अकेले, ये अकेले नहीं है, या किसी अन्य पदार्थ से, यहाँ दो पदार्थ, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में जब रिएक्शन किया, अभिक्रिया किया, संयोग किया, मिला, कई तरह से इसको बोल सकते हैं। अभिक्रिया किया मतलब संयोग किया, या तो रिएक्शन किया या मिला, नहीं, तो मिल करके एक नया पदार्थ बनाया जिसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, नहीं। अब इसको हम लोग लिखेंगे H2 प्लस Cl2, तो बनाया HCl, यहाँ पर हो गया HCl, और यहाँ पर हम कर देंगे तो। वास्तव में ये सारा जो चीज है H2
और Cl2 वास्तव में संयोजकता वाला चीज से बन करके आया है। तो बताए थे हम लोग कि हाइड्रोजन का संयोजकता एक नहीं, और एक और हाइड्रोजन है उसका भी संयोजकता एक। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं नहीं, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो खुद है इसके पास, क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए वो इसलिए अपने ऑर्बिट को पूरा करने के लिए इसको इसलिए चाहिए कि हाइड्रोजन एक अधातु के रूप में है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो त्याग करते हैं उस पर धन आवेश रहता है। हालांकि हाइड्रोजन के ऊपर भी धन आवेश ही है, एक अपवाद के रूप में ये हाइड्रोजन आ गया है। 9th क्लास के बुक में तुम देखा होगा है कि नहीं, H+ था उस पर, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन का संयोग होता है इस प्रकार, इलेक्ट्रॉनों का संयोग होता है। ये हाइड्रोजन इसके हाइड्रोजन से के एक इलेक्ट्रॉन से संयोग करके अपने 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लिया, और फिर ये हाइड्रोजन भी इसके इलेक्ट्रॉन से साझा करके यहाँ पर जो बनाया वो हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बनाया, और यही जाकर के H2 बनता है, ठीक है। सेम प्रक्रिया तुम्हारा क्लोरीन में भी होता है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? एक, कितनी है? -1, तो एक ही है ना। -1 इसलिए है कि इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7। एक और क्लोरीन है, इसके भी बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7। दोनों क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इस हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी तत्व है उसके बाह्यतम कक्षा को तभी पूर्ण माना जाता है जब उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो। उसमें लिखाए थे, बुझे कि नहीं। तो हाइड्रोजन को छोड़ो, वो एक अपवाद है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कक्षा के को पूरा करना है। बाकी के के बाद L M N जो आता है उसमें बाह्यतम कक्षा अगर कोई भी तत्व का बनता है तो पूर्ण तभी माना जाएगा जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी अधातु है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, या तो धातु से ग्रहण करता है या अधातु से संयोग करता है। अधातु से ये संयोग करता है नहीं। अब यहाँ पर क्या करता है कि ये जो क्लोरीन है ना, वो इस क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन को मांग लिया, तो 7 पहले से था और एक ये अपना आ गया, इधर का आ गया, तो 8 हो गया ना पूरा। फिर ये क्लोरीन भी जो है ना इधर से आया और इसके एक इलेक्ट्रॉन से साझा किया, तो यहाँ पर जो बन गया वो Cl और ये Cl, तब जाकर के यहाँ Cl2 बना नहीं। इसीलिए हमने हाइड्रोजन के लिए H2 या क्लोरीन के लिए Cl2 लिखे, ठीक है। तब जाकर के बन गया HCl। बाद में ये जो 2 लिखा हुआ है वो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए वो लिखा हुआ है। तुमको इसी चैप्टर में इस अभिक्रिया के बाद जो चीज़ पढ़ाएंगे रासायनिक समीकरण, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में हम लोग अभी हैं, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन जब पढ़ेंगे उसमें संतुलित करने के लिए बताया जाएगा क्यों संतुलित किया जाता है। संतुलित करने के पीछे क्लास 9 में एक द्रव्यमान संरक्षण नियम बताए थे हम नहीं। द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, तो वो बात की बात है, तुमको इसी चैप्टर में आगे चल करके बताएंगे। हम यहाँ पर हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया को डिफाइन करने में लगे हुए हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में डिफाइन के अनुसार बताया गया कि यहाँ अकेले नहीं है, किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया किया। हाइड्रोजन अकेले नहीं, क्लोरीन के साथ मिल करके अभिक्रिया किया गया और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया गया। ये भी चीज़ हमको अभी यहाँ नहीं लिखना था, रासायनिक समीकरण में हम लिखते।
जब इन तत्वों का सांकेतिक रूप और इसका अणुसूत्र देते नहीं, तब इस प्रकार ये जो चीज बनता है वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ इसको भी अभी नहीं देना था, दे दिए तो कोई बात नहीं है, हम अपराध नहीं किए। अब एक चीज है कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर आगे चल करके ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो भाई, ये सारा लेबोरेटरी में करके जो एक्सपर्ट लोग हैं, जिसको हम साइंटिस्ट कहेंगे या जो केमिस्ट्री के जो ज्ञाता है ना, उन लोगों ने प्रैक्टिकल करके लेबोरेटरी में किताब पर में रख दिया, और किताब में रख दिया, और वही हम लोग इसको बखान करते हैं। नहीं तो ये लेबोरेटरी में करके दिखाई, यहाँ पर नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे पास वो संसाधन नहीं, जहाँ संसाधन है वो सारा होता है, बुझे कि नहीं। तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग संगमरमर करते हैं, जिसको हम लोग खड़िया भी करते हैं, यही नहीं करते हैं, उसको जब गर्म किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो CaCO3 को जब यहाँ पर हीट किया गया, इसका सैंपल हीट करने का है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र, जिसको हम लोग कली चूना कहते हैं, लिखाए थे ना सब, या जो लिखाए हैं वो सब यहाँ पर तुमको मिलेगा। उसी को हम लोग चूना पत्थर भी शायद इसको बोलते थे ना, कैल्शियम ऑक्साइड, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, पलट करके तुम देख लेना, यहाँ पर तुमको दोनों बात लिखा है कि जब कोई पदार्थ अकेले, ये अकेले अभिक्रिया किया, और ये अकेले अभिक्रिया करके दो पदार्थ का निर्माण किया, और यहाँ पर अकेले काम नहीं किया, इसमें दो पदार्थ काम किए, अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके ये अधिक भिन्न गुण वाले जो नए पदार्थ बनते हैं उसको रासायनिक अभिक्रिया। कहने का मतलब कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका जो रासायनिक गुण है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से पूरी तरह से भिन्न है, रासायनिक गुण इसका बदल गया। उसी प्रकार हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो गुण है, इसका संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड जो बना, वो इसका रासायनिक गुण इन दोनों तत्वों के रासायनिक गुण से पूरी तरह से भिन्न है। नहीं, अब इसमें कहीं 2 और 3 हम बैठाए नहीं हैं, क्योंकि ये जो है इक्वेशन वो स्वतः संतुलित है। अब कैसे संतुलित है उस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में या तो एक तत्व या एक तत्व अपने दूसरे तत्व के साथ मिल करके संयोग करता है। नहीं तो यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले इस एग्जाम्पल में अभिक्रिया में भाग लेने वाले 2 तत्व हैं, कौन कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, और फिर जो नया तत्व बनाया वो एक तत्व बनाया, वो बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड, बनाया कि नहीं? तो यहाँ अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व को अभिकारक बोलते हैं, और अभिक्रिया के पश्चात जो नए पदार्थ बनते हैं उसको प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो ये अभिकारक और उत्पाद यहाँ पर लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक। ठीक है, अभिकारक नहीं, क्या लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग
लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद या प्रतिफल, इसको तुम लिख सकते हो एग्जाम्पल को सॉल्व करने लगे ना, इसीलिए हम तुमको ये दे दिए, लिख कर ले रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त नए पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से इक्वेशन को हम समझेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है, इसलिए हम इसको अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो नए पदार्थ बने, हम इसको प्रतिफल कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। तो पहला समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले दो पदार्थ हैं। अभिकारक के रूप में दो पदार्थ आ गए, कौन कौन आ गए? हाइड्रोजन आ गया और एक क्लोरीन आ गया। और इसके पश्चात प्रतिफल जो बना वो एक पदार्थ बना, वो बन गया क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नहीं, HCl वही बने। उसी प्रकार दूसरे जो एग्जाम्पल लिए हैं ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट एक ही पदार्थ है। ठीक है, तो एक ही पदार्थ, तो हम इसको क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। ये अभिकारक है। ठीक है, और अभिक्रिया के पश्चात जो नए पदार्थ बने वो दो पदार्थ बने, वो कैल्शियम ऑक्साइड और एक बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों को हम यहाँ पर प्रतिफल कहेंगे। ये प्रतिफल या उत्पाद कहेंगे हम इसको। ठीक है, ये इक्वेशन तुम लिख लो। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग देख लिए और पहचान लिए कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व कैसे भाग लिया और एक से अधिक तत्व कैसे भाग लिया। अब इसकी कुछ विशेषता है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। हम विशेषता में तुमको लिखा है कि सबसे पहले गैस की उत्पत्ति। रासायनिक अभिक्रियाएं जितने भी हैं उसमें गैस की उत्पत्ति किसी में होता है, तो किसी में अवक्षेप बनता है, तो किसी में रंग परिवर्तन होता है। ठीक है, और किसी में ताप परिवर्तन होता है या तो अवस्था परिवर्तन होता है। हम एक एक करके अगर देखते हैं, गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति कौन से रासायनिक अभिक्रिया में हुआ। ठीक है, जैसे तुमको बता दें कि जस्ता का संकेत क्या होता है, और इसमें अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? तो बनाएगा तुम्हारा जिंक क्लोराइड, और इधर साथ में हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होगा। मतलब कि Zn प्लस HCl बनाया ZnCl2 प्लस H2, ये यहाँ दो करेंगे तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो देखो एक रासायनिक अभिक्रिया है, जस्ता में अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाले या जस्ता में अगर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसको बोलते हैं वो डाले, तो अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाले तो जिंक
क्लोराइड का निर्माण करवाया जो ZnCl2 कहलाया, ठीक है। और उधर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। ये जो ऊपर में एरो दिया हुआ है ना, इस एरो का मतलब है उत्सर्जित हो रहा है, हाइड्रोजन गैस होता है। तो एक रासायनिक अभिक्रिया का हमने गुण क्या देखा, विशेषता, कि गैस की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार अनेक ऐसे तुमको हम बताएंगे, ठीक है, जिसके साथ जो है ना कभी हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होगी, निष्कासित होगा, या तो कभी कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होगा। बात बुझे कि नहीं। अब ये सारा लेबोरेटरी में ऐसा करके किया जाता है। मान लो कि तुम्हारे पास एक कोनीय फ्लास्क है, इसका नाम कोनीय फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है। ये ठीक से हमारा बन जाए, कोनीय फ्लास्क। इसमें जिंक के दाने डाले हुए हैं, जस्ता के, इसमें Zn है, ठीक है। और यहाँ पर एक परख नली है, ध्यान देना तुम लोग, परख नली, ठीक है। और इसको ले जाकर के यहाँ पर एक बंद पात्र में इसको ऐसे जोड़ा गया, ठीक है। और इधर ये फिस्ल टिप है, इसको हम फिस्ल टिप कहेंगे। इधर से हम HCl डालेंगे, जैसे ही यहाँ HCl आएगा प्लस HCl जैसे ही आएगा यहाँ, नहीं, यहाँ एक अभिक्रिया होगा, और ये अभिक्रिया जो है वो इसके परख नली से होते हुए यहाँ पर आएगा, नहीं, और यहाँ पर मान लो कि पानी है और पूरा यहाँ पर डूबा हुआ है, ठीक है। तो पानी में बुलबुला आने शुरू होता है। यहाँ पानी में क्या होता है, बुलबुला आने शुरू होता है। ये बुलबुला आने जो शुरू हुआ वो ये ऊपर उठता चला जाता है, बुलबुला फिर ऊपर उठता है ना, ऊपर उठ गया, और ऊपर उठ करके यहाँ पर जो गैस बना, ठीक है, वो गैस कौन सा गैस है इसकी जांच करने के लिए तुमको पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसकी गैस की जांच करने के लिए अगर हम जलते हुए मोमबत्ती को या जलते हुए संठी को, संठी का मतलब जो होता है वो सनैया वगैरह नहीं होता है, या जलता हुआ मोमबत्ती को इस गैस, इस बुलबुले के नज़दीक में हम लाएंगे न, तो फट फट की ध्वनि के साथ जलता है। जब फट 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 की ध्वनि के साथ जलता है, नहीं, तो समझेंगे वो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस आग को एक ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन बम जो बनता है ना, वो बहुत परमाणु बम से भी ज़्यादा विनाशकारी होता है, पता है कि नहीं, परमाणु बम से भी ज़्यादा विनाशकारी। तो फट फट की ध्वनि के साथ जो जलता है वो समझेंगे क्या, कि वो जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो यहीं से ये पता चला कि Zn प्लस HCl इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2, यहाँ पर दो पद कंप्लीट, तो गैस की उत्पत्ति होता है, ठीक है। उसी प्रकार हम तुमको अवक्षेप का बनना सबका एक एक करके तुमको कल अगले साइंस के दिन तुमको फिर से इसको रिएक्शन करके हम बताएंगे।